बाद आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे रक्सौल शहर की। नौकाटोला में बिजली की हाई टेंशन तार टूटकर गिर जाने से दो लड़के बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें रक्सौल के डंकन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने NH 28 को जाम कर दूसरे बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया, जिससे 2 दर्जन से बड़े और तकरीबन 50 छोटे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कर के कारण अपने होटल से बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त तार जो है अपने आप गिर कर उसके देह पर वो लड़का घायल हो गया। इसके कारण लड़का को डंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतः ग्रामीणों ने देखा है कि अब बीच गांव से सड़क के किनारे तार जो है उसको हटाना चाहिए, जिससे कि रात दिन कोई भी मवेशी या जानवर या किसी व्यक्ति को ऊपर गिर जाने के कारण मृत्यु हो चुका है। अतः यही जनता का मांग है कि इस तार को हटाया जाए। बराबर टूट जाता है, पहले भी टूट गया है, जैसे घटना हुई थी, तो इसको बधार होकर ले जाए, में बीच गाँव होकर नहीं ले जाया जाए। हम लोग इसको बिजली विभाग के पास रखेंगे और उनसे आगे। इधर अरिया के डाक हरिपुर गांव में ठंड लगने से 2 महादलितों मीना देवी और चंदेश्वरी ऋषिदेव की मौत हो गई। कुछ ही दिनों पहले महादलित टोल ने 1 दर्जन महादलितों ने BDO और CO को आवेदन दिया था, जिसमें प्रशासन से गर्म कपड़ों की मांग की गई थी, लेकिन वक्त पर प्रशासन की नींद नहीं खुली, जिससे 2 महादलितों को बचाया नहीं जा सका। ठंडी से मरले जाड़ से गरीब लोग की करबे, हम पैसा नहीं है। फारबिसगंज प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं वो संवेदनशील नहीं हैं। अगर वो तत्परता दिखाते तो आज इस तरह की घटना डाक हरिपुर में नहीं होती और महादलित के दो जान गई है नहीं जाती। मैंने इस संबंध में माननीय जिला पदाधिकारी से भी बात की है और जिला पदाधिकारी ने आशा व्यक्त किया है कि जो भी उनकी मुआवजा होगी उन महादलित परिवार को हम देंगे और सरकार भी इस पर तत्पर है कि महादलित परिवार को कोई नुकसान नहीं हो। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से जूझ रहे हैं। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र में बादल के छटने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी इलाके में बने दबाव के कारण मौसम में तब्दीली आई है और अगले 48 घंटे तक ठंड और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। ये मौसम में बदलाव जो आया है ये पश्चिमी विक्षोभ का एक असर है। साथ में एक ट्रफ लाइन बना है जो ईस्ट यूपी से लेकर के नॉर्थ MP तक है और जिसका जो ऊपरी सतह तक है ये 0.9 किलोमीटर अबव सरफेस लेवल तक ये सिस्टम है और जिस कारण से ये क्लाउडिंग हो गया है और दिन का तापमान ये हमारा कम हो गया है। कितने दिन तक रहेगा? ये अगले 48 घंटे तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम सविता नटराज के नेतृत्व में पूर्णिया के केंद्रीय कारा पहुंची। जेल के अंदर इस टीम ने रेड लाइट एरिया से गिरफ्तार किए गए लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोग की सदस्य ने माना कि जिस्म फरोशी के नाम पर गिरफ्तार किए गए महिलाओं में कुछ की गिरफ्तारी गलत है। विगत 30 अक्टूबर को शहर के 3 ठिकानों पर तत्कालीन SP कीम के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, जिसमें 100 की संख्या में लड़कियों और पुरुषों को हिरासत में लिया गया था। उस वक्त कुछ लड़कियों ने मुजरे वाली होने का दावा किया था। लड़कियों ने कागजात भी दिखाए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें देह व्यापार में लिप्त मानकर कार्रवाई की। इनमें से कुछ लड़कियों को महिला हेल्पलाइन, पुनर्वास केंद्र, बाल सुधार गृह में भी रखा गया है। उत्तर बंगाल पुलिस ने रक्सौल पुलिस की मदद से रक्सौल के लक्ष्मीपुर मोहल्ले में गैर कानूनी रूप से चल रहे ऑर्केस्ट्रा पर छापा मारकर 2 लड़कियों को छुड़ाया। इनमें से एक की उम्र 11 साल जबकि दूसरे की उम्र 15 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर बेच दिया गया था और दोनों से जबरदस्ती ऑर्केस्ट्रा में काम करवाया जा रहा था। साक्षरता दर को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार में दम तोड़ती दिख रही है। बिहार प्रेरक संघ ने आरोप लगाया कि साक्षरता नियमों को साक्षरता योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्हें ना तो मानदेय मिला है और ना ही अन्य खानापूर्ति की गई है। पूर्णिया में बिहार प्रेरक संघ ने एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से उनकी समस्याओं पर विचार करने की मांग की गई। सेमिनार में प्रमंडल के 300 साक्षरता कर्मी जुटे। इस मौके पर 11 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी गई।
मांग जो हमारी मांग 14 मांग है वो मांग पूरी हो। विधायिका को हम बुलाए हैं और हम संसद महोदय से भी मिलने का प्रोग्राम लेंगे। तो जो हमारी मांगे हैं असल में वो मांगे पूरी हो, हमारा अस्थायीकरण हो। हमारी जो 2000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं आज के महंगाई के दौर में। सब पर्यटक भाई बहन एकजुट हों और हमारे आगे तक दिल्ली तक जाने का प्लानिंग है। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की बेटी कविता रेणु रॉयल्टी नहीं मिलने से नाराज है। 60 से ज्यादा बसंत देख चुकी कविता रेणु ने कचबिहार में आरोप लगाया कि इतिहासकारों की गलती से उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलता, केवल राजकमल प्रकाशन ही उसे रॉयल्टी देता है। पैसे की तंगी के कारण कविता रेणु के परिवार का भरण पोषण ऑटो चालक और साइकिल मरम्मती से होता है। उनके परिजन आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कविता रेणु के मुताबिक फणीश्वर नाथ रेणु की 3 शादियां हुई थी। कविता रेणु पहली पुत्री रेखा रेणु की संतान है, लेकिन इतिहासकारों ने 2 ही पत्नी को मान्यता दी है। इसी की आड़ में ज्यादातर कंपनियों ने रॉयल्टी देना बंद कर दिया। कोई परिचय नहीं देता है कि उसका लड़की है रेणु जी का, और माँ का भी नाम हमारा नहीं कहीं पर देता है। पेपर भी छपता है तो उसमें 2 ही पत्नी लिखा था, पहली पद्मा रेणु, छोटी रेखा रेणु और थी लतिका रेणु। कि हमारी नानियों का भी नाम आए, और जब रेणु जी 3 शादी किए थे तो उनको 3 शादी के नाम से हर कोई जाने, और जो मेरा जो परिचय है वो परिचय बना रहे, और जो कहीं भी कोई भी अखबार छपे तो उसमें पहली का स्थान पहले दिया जाए, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, ऐसे जो होता है। दार्जिलिंग के संतरे की बात की जाए तो यहाँ की बात ही कुछ और है। अपने मीठे स्वाद के लिए ये पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन इस वर्ष अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी यहाँ के किसान परेशान दिख रहे हैं। इस बार संतरे में कीड़े लग गए हैं और हजारों हेक्टेयर में लगे संतरे बर्बाद हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि सरकार उन्हें मदद मुहैया कराए, इन कीड़े से लड़ने के लिए अच्छी कीटनाशक दवा का इंतजाम करे। ऐसे होने से तो खेती खत्म होने से तो रिकस करना तो चाहते हैं ना, रिकस करना ही पड़ेगा। क्या रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग? अब क्या इसके रोकथाम होगा, घास कैसा करके भालोगा ना, वो झरने में क्या शिविर को क्या दवाई लाने से इसको रोकथाम होने से तो चाहिए हमको। दूसरे गार्डन में भी ऐसे प्रॉब्लम ऐसे सब। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।